अस्सलाम वालेकुम क्लास। आज आपके साथ एक्सरसाइज 3.3 की गुफ्तगू हो रही है और हम पूरा आर्टिकल 3.3 का इस वीडियो में कवर करेंगे। अच्छा जी, इसका जो क्वेश्चन नंबर 1 है ना, वो सिंपल जो है ना ऐसे ही है कि आपने ना सिंपल से इंटीग्रेशन जो है ना वो कैलकुलेट करा लेनी है, तो आपके पास जो है ना क्वेश्चन जो है वो सॉल्व हो जाएगा। तो मैं आपके साथ यहाँ पे वो क्वेश्चंस करवाऊँगी जिनमें आपके पास थोड़ी सी कोई गुफ्तगू होगी कि आपको समझने के लिए आपको ज़रूरत है, तो हम वो वाले क्वेश्चंस को ज़्यादा यहाँ पे डिटेल से करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 मैं आपके साथ डिस्कस कर रही हूँ। क्वेश्चन नंबर 13 to 17, मतलब 13, 14, 15, 16, 17 एंड क्वेश्चन नंबर 21 सेम इसी पैटर्न पर आपके साथ चलेगा। इसके अंदर एक उसने आपको वेक्टर आर प्रोवाइड किया है, साथ में उसने कहा है शो डेट आर क्रॉस डबल डेरिवेटिव ऑफ आर इज़ इक्वल्स टू दिस। ठीक हो गया। मैंने यहाँ पे फंक्शन ऑफ आर लिखा, उसका फर्स्ट डेरिवेटिव लिया, फिर उसका सेकंड डेरिवेटिव लिया, फिर मैंने आर और उस डबल डेरिवेटिव का क्या ले लिया जी, क्रॉस प्रोडक्ट ले लिया। ठीक हो गया। क्रॉस प्रोडक्ट लेने के बाद मेरे पास ये आंसर आ गया। फिर उसके मैंने इस बाद इसका मैंने क्या लिया, इंटीग्रेट ले लिया। हमें पता है जब टी की आप इंटीग्रेशन ले रहे हो ना टी स्क्वायर की, तो हम क्या कहते हैं, पावर में एक ऐड करते हैं, उसी से डिवाइड करवा देते हैं। तो लीजिए टी की अब जब डेरिवेट यहाँ पे टी स्क्वायर था, तो क्या हुआ आपके पास फाइनल आंसर क्या हो गया, टी क्यूब ओवर 3। यहाँ से आपके पास क्या आ जाएगा, टी स्क्वायर ओवर 2, और उसके बाद यहाँ से क्या आ जाएगा, अगेन टी स्क्वायर ओवर 2। उसके बाद आप यहाँ पे पहले अपर लिमिट पुट करवाएंगे और उसके बाद लोअर लिमिट पुट कराएंगे। जब आपके पास फंक्शन में लिमिट्स मौजूद हों तो आपका कांस्टेंट नहीं जनरेट होता। तो मैंने यहाँ पे टी क्यूब में पहले अपर लिमिट पुट कराई है और उसके बाद लोअर लिमिट, देन अगेन टी जे वाली टर्म में भी पहले अपर देन लोअर, और उसके बाद के वाली टर्म में भी पहले अपर और फिर लोअर टर्म को कैलकुलेट करा के ये मेरे पास आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 8 एंड क्वेश्चन नंबर 12, ये तमाम क्वेश्चंस क्वेश्चन नंबर 3 की तरह से सॉल्व होंगे। उसके अंदर उसने आपको एक अदद वेक्टर फंक्शन प्रोवाइड किया। उसने कहा दिस इज़ अ वेक्टर फंक्शन एज इट्स डेरिवेटिव, इट मीन्स ये उसने आपको एफ डैश ऑफ टी प्रोवाइड किया है एंड आई प्लस जे प्लस के एज वैल्यू और टी इज़ इक्वल्स टू 0। ये उसने आपको एफ ऑफ 0 प्रोवाइड किया है। ठीक हो गया। हमें मालूम है कि हम जी यहाँ पे जब एफ ऑफ टी कैलकुलेट कराना है तो क्या करेंगे जी, हम इसका इंटीग्रल ले लेंगे। कॉस का इंटीग्रल मेरे पास साइन ओवर एंगल होता है, कॉस का इंटीग्रल मेरे पास होता है साइन ओवर एंगल, और साइन का इंटीग्रल होता है माइनस कॉस ओवर एंगल। और जब मेरे पास कांस्टेंट हो तो उसका इंटीग्रल में आप सिंपल टी को जनरेट कराते हैं। उसके बाद ये आपके पास फंक्शन जो है, यहाँ पे ये कंडीशन उसने मुझे दी थी, याद रखिएगा। इस इंटीग्रल में ये देखें जी, इस इंटीग्रल में उसने आपके साथ कोई अपर एंड लोअर लिमिट की बात नहीं करवाई, इसलिए मैं यहाँ पर एक अदद कांस्टेंट जनरेट करवा रही हूँ। उसके बाद हम यहाँ पे अपनी ये वाली कंडीशन यूज़ करेंगे। एट एफ ऑफ 0 आपके पास वैल्यू है आई प्लस जे प्लस के। मैंने इनको पुट करवा कर सी की वैल्यू निकाल ली और सी की वैल्यू को इक्वेशन नंबर 1 में पुट करवा कर इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिख लिया। उसके बाद आपके पास आ रहा है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में उसने कहा कि डबल डेरिवेटिव उसने आपको दिया है। उसने कहा एफ ऑफ टी इज़ इक्वल्स टू 0 व्हेन टी इज़ इक्वल्स टू 0 एंड एफ डैश फर्स्ट डेरिवेटिव उसका इस चीज़ के इक्वल है। और आपने लास्ट में उसको कहता है शो एट द टिप ऑफ द फंक्शन डिस्क्राइब्स अ पैराबोला। तो पहले आपने फर्स्ट डेरिवेटिव पहले एक दफ़ा इंटीग्रल लिया, इसको इंटीग्रल में हमने ये वाली कंडीशन को पुट करवा के अपनी सी की वैल्यू को सॉल्व करवाया, जो कि मेरे पास कुछ 4j की फॉर्म में आ गई। उसके बाद मैंने दोबारा से उसको इंटीग्रल लिया तो मेरे पास वैल्यू आ गई, ये आपने सी की वैल्यू को इक्वेशन नंबर 1 में पुट करवा दिया। उसके बाद दोबारा से इंटीग्रल लिया और इतनी ये वाली कंडीशन जो उसने आपको दी थी उसमें आपने पहले मैंने सी लिया था, तो इसलिए मैंने नेक्स्ट में ना C1 जनरेट करवाया। उसकी आप चाहें तो वेरिएबल ए एंड कांस्टेंट ए एंड बी भी ले सकते हैं। ठीक हो गया। उसके बाद मैंने यहाँ से C1 की वैल्यू निकाल ली। अब आप उसके बाद C1 की जैसी वैल्यू निकाली तो मेरे पास फंक्शन कुछ इस फॉर्म का आ गया। ये आपका फर्स्ट पार्ट क्वेश्चन का कंप्लीट हुआ, जहाँ पर वो आपसे फंक्शन मांग रहा था। उसके बाद मुझे पता है हेयर एक्स मेरे पास ये है और वाई आपके पास ये है, इन दोनों टर्म्स में से मैं टी को एलिमिनेट करने लगी हूँ। सो मैंने यहाँ से टी की वैल्यू निकाली और इक्वेशन नंबर और एक्स में पुट करा दी। तो मेरे पास यहाँ से वैल्यू आ रही है वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 8x, जिसको मैं कुछ इस तरह से लिखवा सकती हूँ। और मुझे पता है y इज इक्वल टू 4ax इज़ द जनरल फॉर्म ऑफ द पैराबोला, सो दिस टर्म रिप्रेजेंट्स अ पैराबोला।
सो क्लास क्वेश्चन नंबर 5, 6 एंड क्वेश्चन नंबर 9 को ज़रा ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि ये कुछ डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन हैं जो हमारे आपके लिए बिल्कुल ही नए हैं। उसने वो आपको कह रहा है सॉल्व द इक्वेशन। अब जो आपके पास पीछे इक्वेशन थी ना, लाइक दिस, ये इसमें डबल डेरिवेटिव के जो दूसरी तरफ आपके पास एक अदद वैल्यू मौजूद थी, यहाँ पर वो आपको वेरिएबल्स में बातें करवा रहा है। ठीक हो गया। तो हम यहाँ से पहले करेक्टरिस्टिक इक्वेशन बनाते हैं। करेक्टरिस्टिक इक्वेशन इनके डेरिवेटिव्स में से आ रही होती हैं। ये डबल डेरिवेटिव है इसलिए यहाँ पे डी स्क्वायर आएगा, इधर सिंगल डेरिवेटिव है इसलिए यहाँ पे 2d आएगा, और यहाँ पे कोई डेरिवेटिव नहीं है इसलिए यहाँ पे सिंपल 4 आ जाएगा। सही है जी। उसके बाद हम यहाँ से इस d को सॉल्व करवाएंगे बाय यूजिंग द क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। मेरे पास ये वैल्यू यहाँ पर ये आई है। ठीक, अब उसको लिखना कैसे है, लिखने का तरीका सुने। जो आपके पास कांस्टेंट टर्म है, ये कांस्टेंट है, ये रियल फंक्शन रियल वैल्यू है, और ये आपकी क्या है जी, कॉम्प्लेक्स वैल्यू है। ठीक है जी। इसको आप जो रियल वैल्यू है उसको जब आपके पास वो प्लस माइनस की फॉर्म में होगी तो हम इसको क्या लिखेंगे, ई रेज़ टू पावर माइनस टी बाहर, और अंदर आपके पास ए, ये कांस्टेंट है। ठीक हो गया। कॉस स्क्वायर रूट 3t प्लस बी साइन 3 स्क्वायर रूट 3t, ये आपका लिखने का इसको तरीका है। ठीक है जी। अगर आप इसको थोड़ा सा ज़्यादा, और ये दरमियान में साइन हमेशा ये प्लस माइनस का होगा। ठीक है जी। प्लस सी, ले जी क्वेश्चन आपका सॉल्व हो गया। इस क्वेश्चन में स्टिल कोई इशू है ना, ये भी आपको क्वेश्चन नंबर 6 और आगे क्वेश्चन नंबर 9 में ना ज़्यादा बेहतर तरीके से जब आप बार बार क्वेश्चन को देखेंगे ना तो आपको अंदाज़ा होगा कि ये कितना आसान है। उसके बाद उसने कहा फाइंड द सोल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन। ये डबल डेरिवेटिव तो दे रहा है लेकिन इसकी इस टाइम पर यहाँ पर उसने एक अदद वेरिएबल आपको प्रोवाइड किया है। ठीक है जी। आपको उसने ये वाला फंक्शन साथ ही दे दिया है। आपको इसने सिर्फ डब्ल्यू स्क्वायर दिया होता ना तो हम सिंपल दो दफ़ा इंटीग्रेट कराते हैं तो आपका क्वेश्चन जो है वो सॉल्व हो जाता। अब आपने सबसे पहले इसको मैंने पॉजिटिव के लिए किया है। जब मेरे पास यहाँ पे डी डबल डेरिवेटिव आ रहा है तो हम लिखेंगे डी स्क्वायर, और जब ये मेरे पास कांस्टेंट है तो यहाँ पे सिंपल क्या आ जाएगा, ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा कह लें डब्ल्यू कह लें। ठीक है जी। अब यहाँ से मैं इसको सॉल्व करवा रही हूँ। अब ये मेरे पास क्या है, ये सिंपल कांस्टेंट है और ये दो कांस्टेंट हैं। ठीक है जी, प्लस डब्ल्यू एंड माइनस डब्ल्यू। तो C1 ई रेज़ टू पावर WT एंड C2 ई रेज़ टू पावर माइनस WT। ये लें जी, ये आपका आंसर है। इसका जो सेकंड पार्ट है इसमें आपने यहाँ पर अब मैंने क्या लिया है, माइनस का साइन लिया है। माइनस का साइन इधर जाके क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। अब आप कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन ले लेंगे इसकी, इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास ये ओमेगा के साथ क्या आ गया जी, आपका आयोटा। तो आप लिखेंगे ए कॉस ओमेगा आयो टी प्लस बी साइन ओमेगा टी। ये क्वेश्चन आपका डन है। नाउ क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में उसने आपको ये एक बड़ी खौफनाक सी इक्वेशन दी है। साथ में उसने कहा v इज इक्वल्स टू आई, फर्स्ट डेरिवेटिव एंड डबल डेरिवेटिव एट t इज इक्वल्स टू 0। ये उसने आपको कंडीशंस दी हैं। मैंने यहाँ से करेक्टरिस्टिक इक्वेशन ली तो ये ट्रिपल डेरिवेटिव है, इस मीन्स डी क्यूब। ये डबल डेरिवेटिव है इसलिए माइनस डी स्क्वायर, और ये सिंगल डेरिवेटिव है इसलिए माइनस 2d। डी को बाहर कॉमन निकाल लिया, ये मेरे पास दो इक्वेशंस आ गई। इधर क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाया, मेरे पास ये वैल्यू आ गई। अब इसको लिखना कैसे है, ये मेरे पास तीन वैल्यूज़ हैं, एक ये है और दो ये हैं। ठीक है जी। जब सिंपल इसकी बात करेंगे तो ये आपके पास हो जाएगा ए ई रेज़ टू पावर 0t, और जब यहाँ पे बात करेंगे तो आप कहेंगे ई रेज़ टू पावर टी। अच्छा जी, अब यहाँ पर कोई आयोटा नहीं है। पिछले क्वेश्चन में आपके पास आयोटा था। जब आपके पास आयोटा नहीं होगा तो हम यहाँ पे कॉज हाइपरबोलिक एंड साइन हाइपरबोलिक को जनरेट करेंगे। ठीक हो गया। तो ये मेरे पास इक्वेशन नंबर 1 आ गई। अब आपने क्या करना है, ये वाली वैल्यूज़ को पुट करवा के यहाँ से ए बी एंड सी की वैल्यूज़ को सॉल्व कराना है। सबसे पहले तो v एट 0, ठीक है, t इज इक्वल्स टू 0 मेरे पास क्या है, वैल्यू क्या आ रही है i। तो मैंने यहाँ जैसे ही इसमें वैल्यू पुट करवाई तो मेरे पास इक्वेशन बन गई a प्लस बी। उसके बाद मैंने इक्वेशन नंबर 1 को डिफ्रेंशिएट कराया। ठीक है जी। जैसे ही उसको डिफ्रेंशिएट कराया उसके बाद मैंने इसमें उसकी जो वो कंडीशन जो उसने आपको दी है वो यहाँ पे पुट करवा दी। ठीक, उसको पुट करवाने के बाद इसको मैंने यहाँ से सॉल्व करवा लिया। अगेन इसको इक्वेशन को डिफ्रेंशिएट कराकर आपने यहाँ से ए बी, ये तीन इक्वेशन आ जाएंगी। इक्वेशन नंबर आपके पास आती है जी 2, 4 एंड दैट इज़ 5।
ठीक है जी। 2, 4 एंड 5 को यूज़ करते हुए आप यहाँ से C, B एंड A की वैल्यूज़ को कैलकुलेट कराएंगे और उसको फाइनली अपनी इक्वेशन नंबर 1 में पुट करा देंगे, तो आपका आंसर रिक्वायर्ड आंसर आ जाएगा। नाउ हियर इज़ क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में उसने आपको ना ये रिजल्ट्स आपको बुक में पीछे प्रोवाइडेड है, तो इसको देखिएगा। सिंपल हमने यहाँ पे ये रिज़ल्ट आपके पास मौजूद है, इसको इंटीग्रेट करा दिया। इंटीग्रेशन और डेरिवेशन आपस में इन्वर्स होती हैं, इसलिए यहाँ से ख़त्म हो गई और यही रिज़ल्ट मैंने यहाँ पे शो कराना था। सेम आपके पास क्रॉस प्रोडक्ट में ये बातें चलेंगी। क्वेश्चन नंबर 11 और क्वेश्चन नंबर 20 सेम लाइंस पर हैं। उसने आपको एक अदद फंक्शन प्रोवाइड किया और ये 2 वैल्यूज़ उसने आपको दी हैं। मुझे मालूम है ये डेरिवेटिव ऑफ r डॉट r मेरे पास इसके बराबर होता है। मैंने दोनों तरफ इंटीग्रेशन ली, तो मैं इंटीग्रेशन ली अप टू 2 to 3। तो मेरे पास यहाँ से जब इंटीग्रल और डेरिवेटिव आपस में कैंसिल हुआ तो ये आपके पास अपर एंड लोअर लिमिट कुछ इस तरह से आ जाएंगी और यहाँ पर आप पूरा इंटीग्रल पुट करवाएंगे। उसके बाद मैंने इन जगहों को बदल दिया, आपके पास वैल्यूज़ कुछ ऐसी थी। इसमें r(3) एंड r(2) मैंने पुट करा कर यहाँ से इसका आंसर कैलकुलेट करा लिया। उसके बाद मेरे पास क्वेश्चन नंबर क्या आ रहा है जी, क्वेश्चन नंबर 18 है। क्वेश्चन नंबर 18 कुछ इस तरह से चलेंगे। तो ये थोड़ा सा उसने आपको शो कराने के लिए कहा है। यहाँ पे जब वो शो कराने के लिए कह रहा है ना, इसका मतलब ये हुआ कि आप यहाँ पे कोई करैक्टरिस्टिक इक्वेशन नहीं निकालेंगे। मैंने इस वैल्यू को पिक किया, इसको मल्टीप्लाई करवाया है इस टर्म से, मतलब डॉट प्रोडक्ट लिया है मैंने इसका, ठीक हो गया। और मुझे ये मालूम है कि ये टर्म इसके बराबर है, डेरिवेटिव ऑफ dr/dt का स्क्वायर। अगर मैं इस टर्म का डेरिवेटिव लूँ ना तो ये वाली वैल्यू वापस आती है। कैसे? पावर आगे, पावर में से एक कम, और अंदर वाली टर्म का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, सिंगल का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, डबल डेरिवेटिव। और ये 2r डॉट dr/dt ये भी आपने ऊपर सॉल्व किया, ये किसके बराबर है, इसके। उसके बाद आपने दोनों तरफ इंटीग्रेशन ले ली, तो मेरे पास मेरा रिक्वायर्ड आंसर आ गया। इसके बाद ये आपका लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का, डेट इज़ द क्वेश्चन नंबर 22। इसके अंदर उसने आपको एक अंदर एक्सेलरेशन दी है, आपने वेलोसिटी एंड आर कैलकुलेट कराना है। सिंपल, इसको एक दफ़ा इंटीग्रेट करा लें, इसके अंदर वैल्यू को पुट करा दें, c1 की वैल्यू आ जाएगी। उसके बाद आप क्या करेंगे, आप अपनी इस वेलोसिटी को दोबारा से इंटीग्रेट कराएंगे, आपके पास आर आ जाएगा, एक नया कॉन्स्टेंट जनरेट होगा। दोबारा से अपनी इस वाली कंडीशन को यूज़ करेंगे तो आपके पास ये फाइनल आपका आंसर आ जाएगा। होप सो आपको आज का लेक्चर समझ आया होगा और हम रिवीजन की तरफ जा रहे हैं क्लास। तो इसको लेक्चर्स में आपको कोई इशू हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में। थैंक यू जी, अल्लाह हाफिज़।